नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज अपन राजस्थान भौतिक प्रदेश के अंतर्गत एक अगले टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंदर देखिए, अपने राजस्थान भौतिक प्रदेश का जो विभाजन देखा था आपने, उसमें देखा था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है, एक अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इन पर अपन ने पहले चर्चा की विस्तृत रूप से और देखा था कि कौन-कौन सा भाग है। उसके बाद में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अपन ने पढ़ लिया, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान मरुस्थल के 2 भाग थे, उनको अपन ने खत्म कर लिया। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इस वीडियो के अंदर अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई इसमें से कैसे प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में अभी जनवरी के अंदर जो रिट भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, इन पर भी अपन चर्चा करेंगे। वे प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसी के अंदर वीडियो में साथ साथ वो सवाल भी चलेंगे आपके। और अपन इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, अपन जैसे ही अरावली पर्वतीय प्रदेश की शुरुआत करें उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि अपने मान लीजिए आपने 2-3 साल मेहनत कर ली, अभी देखो भर्तियों का समय है। आगे बजट के अंदर और भी भर्ती आ रही है और ऐसा शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि भाई रिट ये जो बजट अपना 2026 का आएगा उसमें शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी की घोषणा की जाएगी। तो आगे भर्ती भी आ रही है, तो आप उस और भी विशेष ध्यान देवें। और इस 2-3 साल के अंदर यदि आपने मेहनत कर ली, तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अगला जो भविष्य है अपना, सरकारी सेवा में जाने के बाद बहुत ही स्वर्णिम भविष्य है। देखो, काम तो हर एक जगह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना काम के कोई काम हो जाता है। तो काम तो देखिए हर एक जगह करना ही पड़ता है। काम तो आप कहीं पर भी जाओगे, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन यह है कि आपकी भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो जाता है। और यदि इन 2-3 सालों को आपने यदि रील देखने के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक पर यदि आपने व्यतीत कर दिया, ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो फिर जिंदगी में देखिए पश्चाताप के अलावा कुछ बचता नहीं है। इसलिए बड़े भाई के नाते या एक छोटे भाई के नाते आप जो भी समझना चाहें, मैंने आपको एक अच्छी बात कही, आप उसको जीवन में देखो, एक बार इस चीज का गौर जरूर करें। अपन अब शुरुआत करने जा रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। देखिए साथियों, पूरा एक बार मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको नोट्स बताएंगे कि भाई इन नोट्स में से कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। देखिए, जो अपन की जो अरावली पर्वतमाला है वो यहाँ से शुरू होती है। ये जैसे अपने इधर यदि बात करें तो अरब सागर आ जाता है नीचे। यदि देखो भारत का नक्शा यदि मैं बताऊं आपको, ये अपना भारत का नक्शा है। देखिए, मूल जड़ से बात करेंगे अपन कि अरावली कहाँ से उठी है और इसका कैसे कैसे विस्तार होते हुए ये जो है वो आगे की ओर बढ़ी है। ये अपने के भारत का नक्शा है, इसकी बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर है अरब सागर। यहाँ कौन सा सागर है? अरब सागर। बिल्कुल मूल से बात करेंगे, बिल्कुल जड़ से बात करेंगे और एक एक चीज को अपन समझते हुए चलेंगे। आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। जब तक आधे घंटे की क्लास चले, तन मन के अंदर पूरा आपके क्लास ही चलनी चाहिए और इधर उधर आपको ध्यान नहीं भटकाना है। अब देखिए, ये अरब सागर है। तो ये क्या होता है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो यहाँ से अरब सागर से ये उड़ती है। मिनिकॉय द्वीप है यहाँ पर। मिनिकॉय द्वीप से ये उड़ती है और ऐसे ऐसे होते हुए या गुजरात से होते हुए यहाँ से गुजरात के अंदर जाती है और ये अपना राजस्थान आ गया। ये अपना कौन सा आ गया? राजस्थान। ये देखिए, ये अपना राजस्थान है। और यदि राजस्थान की बात करें, ये अपना राजस्थान है। तो ये अरावली पर्वतमाला ऐसे होते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और ये यहाँ तक दिल्ली तक जाती है। ये दिल्ली तक जाती है। यानी कि यदि इसका उद्गम पूछे, यदि आपको पूछे कि भाई अरावली पर्वतमाला का पितामह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला का जो पितामह है वो इस अरब सागर को माना जाता है। देखो, जीरो से शुरू कर रहे हैं अपन। यानी कि पहली बार यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भी आपके समझ से बाहर ये चीज नहीं जाएगी। यहां से शुरू करेंगे। अरावली पर्वतमाला, अरब सागर को इसका अरावली का पितामह कहा जाता है। ये यहाँ से समुद्र के अंदर है। फिर ये गुजरात के अंदर चलती है। गुजरात के अंदर जो पालनपुर नामक जगह है, यहाँ से इसका यानी कि बाहर की तरफ उद्भव ज्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। तो ये यहाँ पर एक जगह का नाम है पालनपुर। कौन सी जगह है? पालनपुर। ये पालनपुर है। ये गुजरात के अंदर पड़ता है। और पालनपुर के गुजरात से इसका उद्भव शुरू होता है। यानी कि मूल रूप से वैसे तो ये जमीन के अंदर है, पानी के अंदर है, फिर यहाँ पर जमीन के अंदर है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ को जिसको अरावली पर्वतमाला को जो मानी जाती है ना भाई, कहाँ से असली इसकी शुरुआत हो रही है, तो असली शुरुआत पालनपुर से हो रही है इसकी। पालनपुर गुजरात से। फिर ये देखो, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये जगह है खेड़ ब्रह्मा। इस जगह का नाम क्या है साथियों?
खेड़ ब्रह्मा नाम है इसका, खेड़ ब्रह्मा। यह यानी कि सिरोही और गुजरात की बॉर्डर पर है, सिरोही और गुजरात के बॉर्डर पर है, सिरोही के अंदर है खेड़ ब्रह्मा। ये खेड़ ब्रह्मा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और खेड़ ब्रह्मा से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आगे अपने, ये जगह है खेतड़ी। ये कौन सी जगह है? खेतड़ी। ये देखिए, ख से शुरू हुआ खेड़ ब्रह्मा, ख से शुरू हुआ खेतड़ी, तो ख पर जाकर खत्म, ख से शुरू होती है, ख पर जाकर खत्म हो जाती है, ख पर खत्म हो जाती है। यानी कि खेड़ ब्रह्मा से ये राजस्थान में शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक जाते हुए ये खत्म होती है, और आगे वे चलती हुई आगे जाती है। राजस्थान में तो यहाँ तक एंड हो जाता है इसका। उसके बाद में ये दिल्ली तक जाती है, और रायसीना हिल्स, दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स तक ये पहुंचती है, और रायसीना हिल्स नामक पहाड़ी पर ही यानी कि अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कौन सा भवन बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और यहां तक चलती है। अरब सागर से मूल रूप से इसका उद्गम होता है, अरब सागर को इसका पिता कहा जाता है। समुद्र में होते हुए ये पालनपुर तक जाती है गुजरात के, और पालनपुर से इनका यानी कि वास्तविक उद्भव माना जाता है, और पालनपुर से लगाकर ये गुजरात में चलती है। फिर खेड़ ब्रह्मा सिरोही के अंदर है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और यह चलती हुई खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है, और वहां तक राजस्थान में एंड हो जाता है। और यह आगे जो है वो रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है, और रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब आपको पता चल गया कि अपनी जो अरावली है वो ऐसे है, इस तरीके से। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये भारत के नक्शे में मैंने बताया। अब अपन यहाँ राजस्थान की बात करेंगे। अब अपन राजस्थान के नक्शे के अंदर देखेंगे कि यहां पर ये कैसे है। देखिए, आपका यदि पूरा ध्यान यहाँ होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी चीज। यहां से देखिए, अपन शुरुआत करते हैं, तो ये सिरोही पड़ता है इधर, और सिरोही से होते हुए ये ऐसे चलेगी अरावली पर्वतमाला अपनी, ऐसे चलेगी, और इधर से भी वापस ऐसे होते हुए ये ऐसे चलेगी। ये देखिए, ये मरुस्थलीय प्रदेश आ गया, ये अरावली प्रदेश आ जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा, और इधर वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो, ये जो प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही के अंदर है, और यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और यहां से चलती हुई ये खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है, खेतड़ी झुंझुनू। यदि आगे भी बात करें तो ये यानी कि इसका दिल्ली रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है, वो देखा ही था, और इधर गुजरात से प्रवेश करती है। अपन को राजस्थान की बात करेंगे। यदि इसकी टोटल लंबाई की बात करें, टोटली यहाँ पालनपुर से लगाकर रायसीना हिल्स तक, तो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। यदि बात करें राजस्थान में यहां से लगा करके और यहां तक इसकी कितनी लंबाई है, तो बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर ये 550 किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में ये 550। टोटली बात करें तो 692 किलोमीटर है पालनपुर से लगाकर दिल्ली तक। यदि राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर है खेड़ ब्रह्मा से लगाकर खेतड़ी तक। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आपको देखो नेक्स्ट लेवल का सवाल कैसे बनेगा। इसमें बन सकता है कि टोटल ही यानी कि कुल अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, तो 550 यदि प्रतिशत निकाले तो ये 79.48% होता है, और लगभग बात करें तो 80%, लगभग कितना है, 80% जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है वो राजस्थान के अंदर है। 80% अरावली पर्वतमाला का हिस्सा कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। अब देखिए, ये तो अपन ने इसकी लंबाई की बात कर ली, और कहां से कहां तक विस्तृत है ये इसकी बात कर ली। आगे मैं पूरा नोट्स रूप में लिखा हुआ आएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको आप व्यवस्थित रूप से लिखना। अभी केवल आप समझिए इसको, अभी देखना है आपको केवल, आगे नोट्स रूप में सारा लिखा हुआ है, अगली स्लाइडों के अंदर मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, अब इसकी बात करेंगे कि भाई इसकी उत्पत्ति हुई कहां से थी। ये तो आ गया इसकी यानी कि कहां से कहां तक फैली है ये बता दी। अब देखिए, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? एक पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर आपको, कि ये जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। सर, गोंडवाना लैंड का अवशेष कैसे है? तो देखिए, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जब अपन ने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात की थी, उस समय अपने पूरा विस्तृत रूप से देखा था। मैं आपको एक बार वापस बताऊंगा। ये देखिए,
ये मान लीजिए अपनी सबसे पहले पृथ्वी थी, एक बार मैं फटाफट में बता देता हूँ, ये पैंजिया है। ये पैंजिया के रूप में थी सबसे पहले पृथ्वी। इसके चारों तरफ जो पानी था उसे कहा गया था पैंथालासा। क्या कहा गया था? पैंथालासा। उसके बाद में पृथ्वी के दो टुकड़े हो जाते हैं और जो ऊपर वाला भाग है वो अंगारा लैंड कहलाता है। कौन सा? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहलाता है। और बीच में 33 सागर आ जाता है, बीच में 33 सागर आ जाता है। तो अपन ने बात की थी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तो 33 सागर के अवशेष है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो यहाँ पर है, ये इस गोंडवाना लैंड के अवशेष है। किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष। ये गोंडवाना लैंड वहां से आया था। अब देखिए, ये जो अरावली पर्वतमाला है, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये बड़ा, ये जो हिस्सा है ये देहली समूह का है। किसका है? देहली। जो दिल्ली वाली जो चट्टाने हैं, देहली समूह ऐसे लिखिए, आगे लिखा हुआ है सारा। ये देहली, देहली समूह का हिस्सा है। देहली समूह का हिस्सा है। और जो अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणी भाग, ये जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों का हिस्सा है। ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है, ग्रेनाइट। इसलिए तो यहाँ पर देखिए जालोर है, यहाँ पर जालोर है। ये बाड़मेर आ गए, बाड़मेर के पास में जालोर है, जालोर सिरोही है, इधर उदयपुर है। तो ये जो जालोर है इसमें भी कुछ पहाड़ियां आती हैं, इसीलिए तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो है ग्रेनाइट का, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दिल्ली समूह की, जो देहली समूह की जो चट्टानें हैं उनकी बनी हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अपन ने देखा है कि अरब सागर को पितामह कहा जाता है। पालनपुर से शुरुआत होती है, गुजरात के अंदर चलती है, जो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से या राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और जो जो खेतड़ी झुंझुनू है वहां तक ये जाती है। उसके आगे ये दिल्ली रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है, और रायसीना हिल्स पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। टोटल लंबाई अपन ने देखी 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है, और लगभग 80% हिस्सा इसका राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में अपन ने देखा कि ये किसका अंश है, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अपने देखा गोंडवाना लैंड और अंगाला लैंड, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड उसका अवशेष है। उसके बाद में देखा कि जो ऊपरी हिस्सा है वो देहली समूह की चट्टानें हैं, और निचली जो हिस्सा है वो ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं ये उसका हिस्सा मानी जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि इसकी दिशा किधर है। ये देखिए, ये साथियों आपको पता है कि ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये इधर पूर्वी दिशा है, और ये पश्चिमी दिशा। देखिए बिल्कुल जीरो से बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि आप यदि पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं आएगी, और आपने पहले भी पढ़ा है तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये चार दिशाएं हैं। यदि इन दिशाओं की बात करें तो ये उत्तरी, और ये अपन ने चार भागों में बांट दिया। देखिए, ये जो है ये है दक्षिणी पश्चिमी। ये कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी दिशा होगी। और ये वाली दिशा कौन सी आएगी? ये आएगी उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी। तो ये किधर से किधर फैली हुई है? आप खुद बता सकते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो दक्षिणी पश्चिमी से लगाकर उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ है। किससे किस साइड है? दक्षिण पश्चिम से लगा करके उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ इसका विस्तार है। देखिए विस्तार पूछा जाता है तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए, सॉरी इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर इस पर आगे की और चर्चा करेंगे। सारा लिखा हुआ आगे बिल्कुल नोट्स रूप में मिलेगा आपको। आप निश्चित होकर बस बढ़िया शांति से, आधे घंटे की क्लास है, इसको आप लीजिए, फिर यहाँ से आपका टॉपिक गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे, यदि मान लीजिए अपन अरावली की बात कर रहे थे, ऐसे फैली हुई है अपनी अरावली। ये लीजिए, ये जो दिख रही है ये ऊंट की गर्दन की तरह दिख रही है। कैसे दिख रही है? ऊंट की गर्दन की तरह, यहां से चौड़ी है, यहां से पतली है, यहां से चौड़ी है, ऊंट की गर्दन की तरह दिख रही है। तो इसका जो उपनाम है, आप कह सकते हैं कि इसको ऊंट की गर्दन की तरह दिख रही है। एक तो ऊंट की गर्दन दिख रही है ऊंट की गर्दन की तरह, ये बीच में से पतली है। दूसरा, एक तानपुरा आपने देखा होगा, तानपुरा भी ऐसा ही है, नीचे से चौड़ा होता है, बीच में से पतला, और ऊपर से वापस चौड़ा होता है। तो इसकी आकृति और कैसी है? तानपुरे के समान है। किसके समान है? तानपुरे के समान है। ये दो चीजें आपको याद हो गई। इसे मेरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेरू भी कहते हैं इसको। देखिए, मरु, एक दो शब्द हैं, एक तो है मरु और एक है मेरू। म में ऊपर मात्रा नहीं है, तो यानी कि बिल्कुल सपाट है ऊपर से। तो ये जो सपाट वाला भाग है, रेगिस्तान वाला, वो तो है मरु। ये ऊपर देखो, मेरू के अंदर ऊपर मात्रा है, यानी कि ये पहाड़ी की तरह है ना? पहाड़ी की तरह, तो ये भी तो पहाड़ी की तरह है, तो इसको कहेंगे मेरू। क्या कहेंगे? मेरू। ये पूरा पहाड़ी की तरह है, पहाड़ियां हैं यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे? मेरू। ये मरु और मेरू में आपको अंतर थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो, अगला सवाल कैसा बन सकता है आपके,
जो अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणी हिस्सा है राजस्थान के अंदर, दक्षिणी हिस्सा जो राजस्थान के अंदर है, ये यानी कि सबसे ज्यादा विस्तृत है। दक्षिणी हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा विस्तृत है। और सबसे ज्यादा जो विस्तार है इसका है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। सबसे ज्यादा चौड़ी कहां मिलेगी आपको? यहाँ उदयपुर के अंदर मिलेगी, यहाँ पर, ठीक है ना। और सबसे जो कम विस्तार है, सबसे कम विस्तार है वो अजमेर के अंदर है। कहाँ है साथियों? अजमेर के अंदर। ये बीच में से पतली है। तो आपको कोई पूछे कि भाई अरावली की जो दक्षिणी हिस्सा कैसा है, तो चौड़ा है, और बीच वाला हिस्सा कैसा है, तो पतला है। याद रखें, सबसे ज्यादा विस्तृत उदयपुर के अंदर है, और सबसे कम विस्तृत जो है, यानी कि सबसे कम भाग इसका यानी कि विस्तृत है, वो अजमेर के अंदर है। यदि साथियों इसकी ऊंचाई की बात करें अपन, तो ऊंचाई देखिए, सबसे ज्यादा ऊंचाई यहां पर है। सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी यहां पर है, सिरोही के अंदर। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर है। सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही जिले के अंदर है, और सबसे कम ऊंचाई जो है वो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। याद रखें, सबसे कम ऊंचाई कहां पर है? जयपुर के अंदर है। विस्तार अपन ने देख लिया। विस्तार का मतलब चौड़ा होता है, कि वो कितनी चौड़ी है और कहां से पतली है। ऊंचाई का मतलब कितनी ऊंची है और कितनी नीचे है। ये आपने देख लिया, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आगे, थोड़ी और चर्चा करेंगे इस पर। अब देखो, अरावली पर्वतमाला जो है, इसकी यदि अपन देखें तो इसके तीन भाग हैं। कितने भाग हैं साथियों? इसके तीन भाग करेंगे अपन। यानी कि अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो अरावली पर्वतमाला को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे देखिए, इसके तीन टुकड़े कर देते हैं अपन। ये राजसमंद तक ये टुकड़ा होगा, और सांबर झील से होगा। अब देखिए, ये जो पहला हिस्सा है, ये वाला, ये जो पहला हिस्सा है, ये वाला, इसे कहते हैं दक्षिणी। देखो, दक्षिणी दिशा के अंदर है, तो दक्षिणी अरावली कहेंगे इसको। इसको कहेंगे दक्षिणी अरावली। ठीक है साथियों। ये बीच के अंदर है, मध्य के अंदर है, तो इसे कहेंगे मध्य अरावली। क्या कहेंगे? ये वाला जो हिस्सा है इसे कहेंगे मध्य अरावली। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहेंगे उत्तरी अरावली। उत्तर दिशा के अंदर है उत्तरी अरावली। तीन भाग, बिल्कुल सरल भाग है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल सरल भाग है। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। ऐसे कर दो, उत्तरी अरावली ऊपर है, बीच में वाला भाग मध्य अरावली है, और नीचे दक्षिणी अरावली है। अब इसका विस्तार है कहां से कहां तक? तो दक्षिणी अरावली जो कहां से, देखो, ये सिरोही से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ये सिरोही से शुरू होती है। तो ये सिरोही से लगा करके खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लगा करके ये जो है वो देवगढ़ राजसमंद तक है। देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद तक। ये पहला भाग हो गया अपना दक्षिणी अरावली का। फिर वापस जो अगला हिस्सा शुरू होगा, वो होगा दक्षिणी अरावली का, देवगढ़ से लगा करके, यहां से लगा करके यहां तक। तो यहां पर है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील है। खारी खंडेला, मंथा और रूपनगढ़ नदियां उसके अंदर आकर गिरती हैं, और ये सांबर झील है। जयपुर और अजमेर के बॉर्डर पर है सांबर झील। ये मध्य अरावली का हिस्सा हो गया। जो तीसरा हिस्सा है वो सांबर झील से लगा करके, सांबर झील से लगा करके खेतड़ी तक है। कहां तक है? खेतड़ी तक। खेतड़ी कहां पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। कहां है? झुंझुनू के अंदर। तो ये उत्तरी अरावली हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से देवगढ़ राजसमंद तक दक्षिणी अरावली है। देवगढ़ राजसमंद से सांबर झील तक मध्य अरावली है, और सांबर झील से लगाकर खेतड़ी जो झुंझुनू है, वहां तक उत्तरी अरावली फैली हुई है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो इस उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। जो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है टोडगढ़। कौन सी है? टोडगढ़ है। और टोडगढ़ जिसे गोरम जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? इसको गोरम जी भी कहते हैं, गोरम जी, गोरम जी। और वैसे आपको गोरम जी नाम एग्जाम में नहीं मिलता है, आपको टोडगढ़ नाम मिलेगा एग्जाम के अंदर। चोटी है उत्तरी अरावली की, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ है इसकी। और जो दक्षिणी अरावली इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। यहां तक अपन ने देखा था। अब देखिए, अपन ने तीनों चोटियों के बारे में बात कर ली कि भाई सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है। अब यदि बात करें साथियों, कुछ चीजें यहीं पर देखते हुए चलेंगे, उसके बाद में मैं आपको नोट्स बताऊंगा। आगे सारे नोट्स लिखे हुए हैं, और एक एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये जो अरावली पर्वतमाला है अपनी, यहां से मैं क्लिक कर देता हूं इसको। यदि आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।
अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें और यदि आपके साथियों को क्लास पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, लाइक का बटन भी है, यदि आप दबाना चाहते हैं, पसंद आवे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अब देखिए, अपन देख रहे थे, इसके अंदर आगे देखेंगे अपन कि भाई इसका जो सबसे अपन ने देखा था कि यहाँ पर सिरोही है, सिरेपुर के अंदर, सिरोही के अंदर यहाँ पर जो है वह गुरु शिखर है। यह कौन सी चोटी है? यह है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर है, माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू कहाँ पर है साथियों? सिरोही के अंदर है। ये माउंट आबू है, इसकी गुरु शिखर है। यह इसकी जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर है। कितनी है? 1722। कई जगह आपको 1727 मीटर मिलेगी। देखिए 1722 है, 1727 है। वैसे एक्चुअली जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। लेकिन यदि इस चोटी के ऊपर जब माउंट आबू पर आप जाओगे, यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? गुरु दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। और यदि मंदिर को भी अपन शामिल करें तो फिर ये 1727 हो जाती है, 1727 हो जाती है। नहीं तो यहाँ तक जो है वो 1722 है। ये ध्यान, ये दत्तात्रेय का मंदिर आ जाता है ऊपर। यदि इसको शामिल करें तो 1727 होती है। तो सबसे ऊंचा पॉइंट पूछे, यदि आपको पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो वह गुरु शिखर है। और सबसे निम्नतम पॉइंट कौन सा है? तो अजमेर के अंदर पड़ता है पुष्कर घाटी। कौन सी है? पुष्कर घाटी। वो सबसे निम्नतम बिंदु है। जो पुष्कर घाटी है अजमेर के अंदर, वो सबसे निम्नतम जो बिंदु है इस पूरी पर्वतमाला का या पूरे राजस्थान का देखें तो सबसे निम्नतम बिंदु यही है। सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो गुरु शिखर है। यहां तक आपने देखा। गुरु शिखर जो 1722 मीटर, इसको पढ़ लिया था। देखिए गुरु शिखर के पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि पहले जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस समय यानी कि सिरोही को स्टार्टिंग के जो 7 चरण हुए थे अपने राजस्थान एकीकरण के, तो उस समय सिरोही को जो है वो गुजरात के अंदर मिला दिया गया था कि नहीं भाई सिरोही हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ये माउंट आबू, गुरु शिखर वगैरह यहाँ था। तो फिर राजस्थान वालों ने विरोध किया। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की अच्छी चलती थी, तो उन्होंने इसको लेकर के गुजरात में मिला दिया था। लेकिन जब चरण चलते गए आगे, बारी आई सिरोही को मिलाने की, तो सिरोही वासियों ने कहा कि भाई हमें सिरोही चाहिए, हमें सिरोही चाहिए। अब गुजरात वालों ने क्या किया पता है? उस समय कहा कि भाई ले लो सिरोही। माउंट आबू कहाँ रख दिया? सिरोही गुजरात के अंदर रख दिया, और बाकी सिरोही किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। क्या भाई ऐसा नहीं चलेगा, पूरा देना पड़ेगा। माउंट आबू हमें चाहिए, हमारा एक ही स्थान है घूमने का, और वो भी आप ले लोगे तो फिर हमारे कैसे काम चलेगा? विरोध किया था सिरोही वालों ने। सिरोही वालों की इच्छा थी कि हम राजस्थान के साथ रहें। तो फिर उस समय फिर बाद में माउंट आबू जो है वो अपने राजस्थान को वापस दे दिया गया था, और राजस्थान के एकीकरण के तहत इसको शामिल कर दिया गया। ये अपन ने दोनों चीजें इसके अंदर देख ली। ये जो पूरी अरावली पर्वतमाला है, ये खनिजों की यानी कि जो है वो अजायब घर है। यहाँ खूब सारे खनिज होते हैं, सीसा है, तांबा है, जस्ता है, ये चांदी है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। लोहा, जयपुर के अंदर इधर लोहा खूब होता है नहीं है? अब्रक है, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें, वोलेस्टोनाइट वगैरह सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को वैसे खनिजों का अजायब घर ही कहते हैं। राजस्थान में खूब सारे खनिज है, और सबसे ज्यादा जो खनिज है आपको मिलेंगे अरावली पर्वतमाला के अंदर। ऊंचाई की देख ली, लंबाई की देख ली, सारी चीजें अपन ने देख ली। इसकी दिशा के बारे में देख लिया, इसके 3 भाग हैं वो अपन ने देख लिए। इसके अलावा यदि अपन और चर्चा करें अरावली प्रवेश, ये देखिए जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन सी वर्षा रेखा है? अरावली जो पर्वतमाला है ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। ये जो है अरावली पर्वतमाला, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक इधर पश्चिम वाला भाग होता है, और एक इधर पूर्व वाला भाग होता है। यदि आपको कोई पूछे कि राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, याद रखना 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और जो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, ये जो है वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। और जो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो जैसलमेर से निकलती है। आपको याद रखना 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अब देखिए जो अरावली पर्वतमाला है अपनी, अपनी जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो इधर से मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है, मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है, उसे ये रोकने का काम करती है। उसे भी ये रोकने का, देखो नोट्स आगे लिखे हुए हैं, आराम से आप केवल सुनिए अभी।
इसको रोकने का, मरुस्थल को रोकने का काम कौन करती है? अवरोधक का काम करती है अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल को रोकने के लिए, आगे प्रसार को ये रोकती है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो अरावली के जो ढाल है, इन पर यानी कि मक्का की खेती होती है दोनों तरफ। कौन सी खेती होती है? मक्का की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है, मक्का और ज्वार। ठीक है। अरावली के ढालों पर एक सवाल आया था एक बार, कि अरावली के ढालों पर कौन सी खेती की जाती है? तो अरावली के ढालों पर मक्का की खेती की जाती है। इसके अलावा ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, ये क्या करती है? जल विभाजक का काम करती है। क्या काम करती है? सॉरी, जल विभाजक का काम करती है। इस पर जो जल यानी कि नदियां निकलेगी, यदि वो पश्चिम की साइड निकलती है, ये देखिए, इधर वाली जो नदियां हैं वो सारी इधर जाएगी, इधर वाली नदियां इधर जाएगी, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, अरब सागर में जाकर के गिरेगी। और इधर वाली जो नदियां हैं वो इधर की ओर जाएगी, और ये सीधी कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। यमुना वगैरह नदी के साथ मिलते हुए कहाँ तक जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो याद रखें, ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जल विभाजक का भी काम करती है, और राजस्थान को ये दो भागों में नदियों के रूप में बांटती है। पश्चिम की साइड की नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है, पूर्व की साइड की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसके अलावा ये एक वृष्टि छाया प्रदेश का काम करता है। ये जो इधर वाला क्षेत्र है ना, ये वृष्टि छाया प्रदेश है पूरा, ये वाला क्षेत्र। क्यों? क्योंकि जब बादल इधर से आते हैं, बादल कैसे आते हैं मैंने आपको बताया ही था। अब देखिए, बादल जो है वो अपने यदि मान लीजिए एक भारत का नक्शा देखें, एक बार वापस बता देता हूं, वैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था इसके बारे में, लेकिन एक बार प्रूफ रीडिंग वापस कर लेते हैं अपन। देख लीजिए, ये जो अपना जो भारत है, एक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा नक्शा बनाने की थोड़ी आनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो ये भविष्य के अंदर काम आएंगे। अब देखिए, ये अपन ने देखा था, ये भारत है अपना। अब ये इधर हिमालय पर्वत है, इधर जो है ये वाला जो हिमालय पर्वत आ गया, ये अपन की अरावली आ गई, ये अपन की अरावली आ गई। ठीक है। अब देखिए, ये हिमालय पर्वत आ गए, ये अरावली आ गई, इधर भी हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत ऐसा फैला हुआ है। ठीक है ना। ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां है, यहाँ पर गारो खासी या जयंतिया पहाड़ियां है। अब जब बादल इधर से आते हैं तो इधर से होकर निकल जाते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, इधर से। इधर वाले तो ऐसे निकलते हैं, अपने यहाँ कोई बारिश करते ही नहीं है, सीधे निकल जाएंगे, यहाँ पर भयंकर बारिश करेंगे। इधर वाले जो बादल हैं, यहाँ से टक्कर लगने के बाद वापस घूमेंगे, थोड़ी वर्षा करेंगे यहाँ पर चेरापूंजी वगैरह के अंदर, फिर ये मोनिसराव के अंदर, फिर वापस घूमेंगे। जब ऐसे घूमेंगे तो यहाँ आते ही इस अरावली पर्वतमाला के टक्कर लगेगी। जैसे ही टक्कर लगेगी तो यहाँ पर तो भयंकर बारिश होगी, लेकिन ये जो पीछे वाला क्षेत्र है ये खाली रह जाएगा। तो ये पीछे वाला क्षेत्र है वो खाली रह जाएगा, और जो पश्चिमी मरुस्थल है अपना, वो पूरा वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आता है, इधर वाला क्षेत्र। ये आपने सारी चीजें देख ली, वर्षा का देख लिया मैंने, नदियों का आपको बता ही दिया। कौन कौन से जिले आते हैं, तो इधर से सिरोही वगैरह है, उदयपुर से शुरू होता है ये, और इधर बढ़ते हुए यानी कि राजसमंद है, अजमेर है, अजमेर से डीडवाना, कुचामन, नागौर का थोड़ा बॉर्डर लगता है, आगे चूरू है, सीकर है, झुंझुनू, ये इधर का झुंझुनू और सीकर का इलाका, जयपुर है, इधर वापस यानी कि अपने खेड़तल तिजारा साइड के अंदर पूरा ये अरावली पर्वतमाला अपनी आ जाती है। यहां तक अपन ने देखा। अब अपन क्या करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अपन के जो नोट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको, एक बार वापस यहाँ पर सारी चर्चा करते हुए चलेंगे। विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। वलित का मतलब होता है, वलित का मतलब होता है मोड़दार। कैसी है? मोड़दार है। वलित का मतलब होता है मोड़दार, और अवशिष्ट का मतलब होता है बची कुची। यानी कि बची कुची का मतलब होता है कटी फटी है, कटी फटी कह दो, आप कटी फटी कह दो, या बची कुची कह दो, या टुकड़ों के अंदर है, जगह जगह अरावली है, आगे टुकड़ों में बिखरी हुई है, या बिखरी हुई कह सकते हैं अपन इसको, बिखरी हुई। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है ये वलित है और अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह प्री कैम्ब्रियन काल की है। किस काल यदि आपको पूछे तो यह प्री कैम्ब्रियन काल यानी 64 करोड़ वर्ष पुरानी यह अरावली पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से अरावली को गिना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीन पर्वतमाला, ये भी लिख लेना आप इसमें। अब यहाँ से आप नोट्स बनाते हुए चले साथ में, यहाँ से आपको नोट्स बनाना है या स्क्रीनशॉट ले लो तो बाद में भी लिख लेना।
तो देखा आपने प्री कैम्ब्रियन काल की है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन किसने किया था? तो ए एम हेरोन ने किया था। इन चट्टानों का सबसे पहले वर्णन किया था ए एम हेरोन ने। ये जो है वो गोंडवाना लैंड का उसे से मैंने बताया ही था। जो अपना पेंजिया था दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो निचला जो गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा है। दिल्ली महासमूह की चट्टानों से बनी हुई है। उत्तर वाला जो हिस्सा दिल्ली महासमूह की है। टोटल लंबाई मैंने बताई थी 692 किलोमीटर। पालनपुर से रायसीना दिल्ली तक जाती है। वास्तविक उद्गम मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप, जो यानी कि अरब सागर के अंदर जो लक्षद्वीप समूह है उसके अंदर मिनिकॉय जो द्वीप है वहां से इसका उद्गम मैंने शुरुआत के अंदर सबसे पहले बताया था। ये यहाँ से अरब सागर से शुरू होती है, गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक जाती है। और राजस्थान के अंदर खेड़ ब्रह्मा से लगा करके खेतड़ी, ख से खेड़ ब्रह्मा, ख से खेतड़ी, खेतड़ी में समाप्त होती है राजस्थान में। राजस्थान में 550 किलोमीटर 79.48, यानी कि ये लगभग जो है लगभग लगभग 80 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। 80% राजस्थान में है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक ये राजस्थान में चलती है। ये दोनों हिस्से मैंने आपको बता दिए। आगे देखिए, इसकी जो दिशा है ये अपने देखा ही था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यानी कि यदि आपको इस शब्दों से पूछे नेतृत्व से ईशान कोण की तरफ है, ईशान दिशा जो है, ईशान कोण कहलाता है वो वाला, ऊपर वाला, उत्तर पूर्व वाला, वहां तक है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न देखो, रिट भर्ती परीक्षा साइंस जनवरी 2026, जनवरी 2026 में यही प्रश्न पूछा गया था। जनवरी 2026 में यही प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है, रीट साइंस का पेपर हुआ जनवरी 2026 में, और उसके अंदर ये दिशा पूछी गई थी कि अरावली पर्वतमाला की दिशा निम्न में से किस तरफ है, या किस तरफ में इसकी गति है। आगे देखिए, ये जो है ये 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके, ये जो है ये 23 डिग्री 20 मिनट, मान लीजिए 23 डिग्री 20 मिनट ये रेखा जाती है, उत्तरी अक्षांश है। और नीचे जो है वो भूमध्य रेखा हो जाती है, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर आ जाती है कर्क रेखा 23 डिग्री 3। देखो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट, 28 डिग्री 20 मिनट, ये है 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों में उत्तरी उत्तरी अक्षांश आएंगे। ये है 72 डिग्री 10 मिनट, यहाँ 72 डिग्री और 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट, 77 डिग्री 50 मिनट, 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि यहां से लगा करके यहां तक ऐसे अपनी अरावली फैली हुई है। ये है नीचे वाला कॉर्नर, ये है ऊपर वाला, ये है इधर वाला, ये है और इधर वाला ये है। ऐसे अपनी अरावली फैली हुई है। यदि अक्षांश पूछे तो 23 डिग्री 20 मिनट। राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। और 3 मिनट देखो, ये अपनी पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा निकलती है। और अपनी जो राजस्थान शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 3 मिनट से ये राजस्थान की सीमा शुरू होती है, राजस्थान की सीमा शुरू होती है। और जो ये है अरावली पर्वतमाला की सीमा, अरावली पर्वतमाला की सीमा शुरू होती है 23 डिग्री 20 मिनट। ये देखो 23 डिग्री 3 मिनट है ये तो। और ये रही 23 डिग्री 20 मिनट से यहां से अरावली शुरू होती है। और ऊपर जाते हुए यह जाती है अपने 28 डिग्री 20 मिनट तक। ये लीजिए 28 डिग्री 20 मिनट तक। और जो राजस्थान की जो सीमा है वो कहां तक जाती है? वो जाती है 30 डिग्री तक, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, आगे देखिए, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। यदि पूरी अरावली पर्वतमाला की अपन औसत ऊंचाई निकाले तो वो कितनी आएगी? 930 मीटर आएगी औसत ऊंचाई, चाहे छोटी हो बड़ी हो, औसत निकाले 930 मीटर, याद रखें। विस्तार मैंने बताया था, सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम या नीचे की साइड में है, और न्यूनतम विस्तार जो मध्य भाग के अंदर है, ऊंट के गर्दन की तरह है ये। उसके अलावा जो विस्तार सर्वाधिक है वो उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक जो विस्तार कहाँ पर है, सर्वाधिक फैली हुई कहाँ पर है? उदयपुर में फैली हुई है। और न्यूनतम जो विस्तार है वो कहाँ पर है? अजमेर जिले के अंदर है। न्यूनतम विस्तार अजमेर के अंदर है। ऊंचाई की यदि अपन बात करें तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जो सर्वाधिक जो तीनों ऊंची चोटियां हैं, जो तीनों ऊंची चोटियां हैं, जैसे गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आएगी, यानी कि उसके बाद में शेर आएगी। यानी गुरु शिखर है, शेर है, ये सारी कहां पर है? गुरु शिखर, शेर, दिलवड़ा,
भीलवाड़ा, ये तीनों कहाँ पर है? ये सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। ये जो तीनों ऊंची चोटियां वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। और जो न्यूनतम जो इसका यानी कि ऊंचाई है वो जयपुर में है। अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंचा पॉइंट आपको मैंने बताया था, गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। और वैसे बात करें तो 1727 होता है, दत्तात्रेय मंदिर को मिला दे तो। न्यूनतम निम्नतम जो है वो पुष्कर घाटी बताई दिया मैंने। सबसे ऊंचा शहर जो कौन सा है, यदि आपको पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, तो माउंट आबू है। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? प्रतापगढ़ है। इन दोनों का आपको याद रखना। इसकी आकृति जो है तानपुरे के समान है, मैंने पहले बताया था। आकृति तानपुरे के समान है, ऊंट की गर्दन के समान है, और इसे मेरू भी कहते हैं। अब देखिए, इसकी जो तुलना है वो अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतमाला से की गई है। अल्पेशियन पर्वतमाला से कैसे की गई है, ये देखिए। यदि अपन बात करें कि यहाँ पर जो है वो उत्तरी अमेरिका आता है। कौन सा अमेरिका आता है? उत्तरी अमेरिका आता है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया। और ये हो गया अपना दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा हो गया? दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये अल्पेशियन पर्वतमाला है। यदि अपन इसमें देखें मानचित्र के अंदर, तो यहाँ पर जो है अमेरिका कनाडा, यहाँ पर ये ऐसी है वो अल्पेशियन पर्वतमाला फैली हुई है। तो ये भी अरावली पर्वतमाला के समान ही है। इसकी भी दिशा ऐसी ऐसी है। इसकी भी इस दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और अरावली की दिशा भी कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अमेरिका की अल्पेशियन पर्वतमाला के समान है। नीचे अमेरिका आ गया, नीचे मैक्सिको है, अमेरिका है, और ऊपर कनाडा है, ये फैली हुई है यहाँ पर। इसके उपनाम देखो, इसको मेरू भी कहते हैं। बूंदी के अंदर कहते हैं आडावल। बूंदी के अंदर एक बार रिट भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि अरावली पर्वतमाला को बूंदी में किस नाम से जाना जाता है, तो आडावल पर्वत के नाम से जाना जाता है। याद रखें, आडावल बूंदी, आडावल बूंदी याद रखें। सिरोही, इसे कहते हैं माउंट गुलाब। सिरोही के अंदर कहते हैं माउंट गुलाब। उदयपुर में कहते हैं आडावटा। क्या कहते हैं? आडावटा। ये देखो, ये तो आडावल है, ये कहते हैं आडावटा। उदयपुर में क्या कहते हैं? आडावटा। अबुल फजल ने कहा था कि ऊंट की गर्दन के समान है, अबुल फजल ने कहा था। अगला देखिए, कर्नल टॉड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। यह सवाल कई बार पूछा गया है। जो कर्नल टॉड हुए थे, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक भी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि इसे हिंदू ओलंपस, क्या कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था आबू पर्वत को। इसका पितामह अरब सागर है, मैंने बता दिया। जलवायु इसकी उपाद्र है। अब देखो, जलवायु उपाद्र कैसे हैं। यदि अपन बात करें राजस्थान की, साथियों, यदि अपन राजस्थान की बात करें, अपना राजस्थान कुछ इस तरीके का है। ये अपना राजस्थान है। यहाँ से अपन ने देखा था अरावली पर्वतमाला निकलती है। और यहाँ पर जो है ये बड़ा, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया। ये कौन सा प्रदेश आ गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश इधर आ गया। ये अपनी अरावली पर्वतमाला आ गई। ठीक है। ये पूर्वी, ये देखो, ये तो है अपना मरुस्थलीय प्रदेश। ये है अरावली। ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब यहाँ पर जो जलवायु है ना, इसके भी दो टुकड़े हैं। ये तो है शुष्क जलवायु। कौन सी है? शुष्क जलवायु। इधर, इधर जो है वो है अर्ध शुष्क जलवायु। यहाँ पर जो है अरावली के अंदर वो है उपाद्र, उपाद्र जलवायु। इधर जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर इसमें है आर्द्र जलवायु। और इधर जो है वो है अति आर्द्र जलवायु। बस ऐसे याद रखना है। ये शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये है उपाद्र जलवायु। ये देखिए उपाद्र जलवायु है। औसत जो वर्षा होती है वो 50 से लगाकर 90 सेंटीमीटर के बीच में अरावली के अंदर वर्षा होती है। मिट्टी यानी कि यहाँ पर काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी भी पाई जाती है। काली है, भूरी है और लाल, काली भूरी मिट्टी और कंकरीली मिट्टी। काली, भूरी और कंकरीली। भूरी मिट्टी ज्यादा है, यहाँ ध्यान रखें। काली मिट्टी के अंदर कपास के लिए उपयुक्त रहती है काली मिट्टी। दोनों और भूरी मिट्टी है। ये रहा देखो, इसके जो दोनों ढलान है, दोनों साइड में अरावली के, और दोनों तरफ कौन सी मिट्टी है? भूरी मिट्टी है। यहाँ पर मुख्य फसल मक्का होती है। अरावली के ढालों पर एक ज्वार होती है। वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती का वन मतलब होता है मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो है। देखिए, वन वैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। वन बात करें तो यानी कि एक तो होते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, कंटीले वन। शुष्क कंटीले वन कांटों वाले वन है, मरुस्थल में पाए जाते हैं। एक होते हैं पर्णपाती वन, जो यानी कि इधर होते हैं अपने अरावली पर्वत है या पूरी मैदानी प्रदेश है। एक होते हैं सदाबहार वन, जो माउंट आबू में पाए जाते हैं। सदाबहार यानी कि सदा हरे भरे रहते हैं। आगे देखो, चौड़ाई में वृद्धि, यह उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम में इसमें चौड़ाई की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में वृद्धि होती है। यदि आप अरावली पर्वतमाला से इस साइड नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पर चौड़ाई में क्या है? यहाँ पतला है, यहाँ पर चौड़ाई में वृद्धि होती जाएगी।
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई में वृद्धि होती है, ध्यान रखें। उत्तरी भाग क्वार्टरजाइट चट्टानों या दिल्ली समूह से बना हुआ है, दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। क्या कहते हैं? जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, याद रखें। संगमरमर राजसमंद ज्यादा है। अरावली व विंध्याचल का मिलन है रणथंभौर के अंदर। अब देखिए, यदि अपन बात करें राजस्थान की, साथियों देखो, नक्शा तो हर एक जगह बनाना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में आराम से ये सेट हो सके। ये राजस्थान बना दिया मैंने। यहाँ से अपन की अरावली पर्वतमाला निकलती है और इधर से विंध्याचल पर्वतमाला आती है। दोनों कहाँ मिलती हैं? सवाई माधोपुर के अंदर मिलती हैं। दोनों मिलती है सवाई माधोपुर के अंदर। ये महान जल विभाजक का काम करती हैं। यानी कि अपन ने बताया था कि भाई इसके जो पश्चिम की तरफ जो नदियां आती है वो अरब सागर में गिरेगी और पूर्व वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। आगे देखिए, इसके नोट्स लेने चाहो तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से आपके लिखने में दिक्कत नहीं होगी बाद में। इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए, आदिवासी जनजाति, आपने देखा होगा अरावली जो पर्वतमाला का क्षेत्र है पूरा घना जंगल है, जंगली इलाका है, पहाड़ है। यहाँ पर यानी कि घाटे पाई जाती हैं। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आदिवासी जो जनजाति जो समूह है वो सबसे ज्यादा निवास करते हैं। आदिवासी जो है, आदिवासी किन्हें कहते हैं? जो जंगलों में निवास करते हैं वो आदिवासी हैं। तो आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है, उनके लिए घर है ये अरावली पर्वतमाला। अरावली के समानांतर NH 48 निकलता है। जैसे ही अरावली निकलती है और इसके साथ साथ में ये दिल्ली से जयपुर आता है रास्ता, दिल्ली से जयपुर आता है, ये जयपुर है। और जयपुर से यह यानी कि अजमेर होते हुए सीधे यानी कि ये बॉम्बे की तरफ जो रास्ता निकलता है NH यानी कि 48, इसे पहले NH 8 कहते थे। और ये जयपुर से अजमेर होते हुए आगे मुंबई की तरफ जाता है। ये अरावली के साथ साथ निकलता है। अरावली के 3 भाग हैं, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। उत्तरी भाग है वो यानी कि सांबर, जयपुर से खेतड़ी से लगाकर सांबर तक है। औसत ऊंचाई इसकी 450 है। मध्य भाग देवगढ़ राजसमंद से सांबर तक है, औसत ऊंचाई 700 मीटर है। और ये जो है वो सांबर से लगा करके ये सिरोही है, देवगढ़ से लगा करके सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक ये है 1000 मीटर तक। 3 भाग हैं इसके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ले लिया होगा आपने, इसका ले लीजिए। अब आगे देखिए, अब एक एक अरावली के बारे में बात करेंगे। उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिणी अरावली। जो उत्तरी अरावली है, ये 3 अरावली के हिस्से हो गए। ये है उत्तरी अरावली, ये है मध्य अरावली, ये है दक्षिणी अरावली। अब देखिए, उत्तरी अरावली जो है ये कहाँ कहाँ फैली हुई है? देखो, इसमें सीकर आएगा, झुंझुनू आएगा, उसके अलावा जयपुर आएगा। जयपुर के आसपास अलवर वगैरह है, खेड़थल तिजारा है। ये वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आएगा। कोटपुतली बहरोड है, खेड़तल है, सीकर है, झुंझुनू है, तिजारा है, अलवर है, जयपुर है, दौसा है, डीडवाड़ा। ये सारा जो ऊपर वाला हिस्सा है राजस्थान का वो इसके अंदर आता है। इसमें प्रमुख पहाड़ियां हैं, शेखावाटी की पहाड़ियां। देखो, है तो पूरी अरावली पर्वतमाला ही है तो पूरी अरावली पर्वतमाला ही है, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार क्या किया कि उनको यानी कि स्थानीय भाषा के अंदर अलग अलग नाम दे दिए। है या नहीं है? तो शेखावाटी की पहाड़ियां, ये यानी कि जो सीकर, सीकर जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है उसके अंदर इसको क्या कहते हैं? शेखावाटी की पहाड़ियां कहते हैं। कांतली नदी का जो क्षेत्र है उसको यानी कि कांतली नदी के क्षेत्र में, कांतली नदी के जो क्षेत्र है उसके अंदर इसको क्या कहते हैं? तोरावाटी की पहाड़ियां। जयपुर में है तो जयपुर की पहाड़ियां कह दिया, अलवर में है तो अलवर की पहाड़ियां कह दिया। यानी कि यहाँ पर जो पहाड़ियों के बीच में जो उपजाऊ मैदान है वो यानी कि उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं, कांपीय बेसिन है, यानी कि यहाँ पर अच्छी तरीके की मिट्टी है जहाँ खेती बढ़िया होती है। आगे देखो, यहाँ पर अपन ने बताया था कि सबसे ऊंची चोटी। अब देखो साथियों, देखना एक बार, ये उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं अपन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, सीकर के अंदर, 1055 मीटर। ये रीट भर्ती परीक्षा 2026 साइंस मैथ का जो पेपर था, इसी जनवरी महीने में हुआ था, उसके अंदर सवाल आया था कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वो देखिए 3 4 चोटियां दी थी आपको, क्रम से उसमें करना था। आजकल सीधा सा नहीं पूछा जाता है, सारी चोटियां याद होगी तो ही आप सवाल कर पाएंगे। क्योंकि उसके अंदर 4 5 चोटियां दे दी और उसको क्रम पूछ लिया कि सबसे ऊंचाई से नीचाई की और कौन सा क्रम है। तो आपको फिर वो थोड़ा याद रखना जरूरी है। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, सीकर के अंदर है। उसके बाद में है मालखेत। ये देखो कैसे याद करोगे। देखो, एक चीज को आप ट्रिक याद करो, यानी कि कोई आपने जैसे मान लीजिए लाइन बना दी तो बढ़िया बात है, आपको याद हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप चाहते हो तो उसको कहानी के रूप में याद करोगे, आपको ज्यादा याद रहेगा। कहानी के रूप में कैसे? देखो, अपन इसमें यदि दिमाग लगाए तो मान लीजिए
यदि अपन इसमें दिमाग लगाए, देखिए ये रघु है, मान लीजिए रघु नाम का लड़का है। रघु नाम का लड़का है, वो क्या करता है, खेत में काम करने के लिए जाता है, तो अगली कौन सी आ जाएगी, माल खेत आ जाएगी। रघु नाम का लड़का है, खेत में काम करने के लिए जाता है, वहां पर जो है वो आगे देखिए लोहे के बॉक्स के अंदर भोजन लेकर आता है। रघु नाम का लड़का है, खेत में काम करने के लिए जाता है, और वो अपने साथ क्या ले जाता है, लोहे का बॉक्स ले जाता है, और उसमें क्या होता है, भोजन होता है। अब जैसे ही भोजन को खो से खोल करके देखा, खो के उसको यानी कि डब्बे को खोल करके देखा, तो उसमें केवल यानी कि आधी रोटी थी। अधवाड़े, आधी रोटी, आधी याद कर लो। तो रघु नाम का लड़का है, खेत में काम करने के लिए जाता है, अपने साथ लोहे का बॉक्स यानी कि लोहारगल हो जाएगा, वो लेकर जाता है, उसमें क्या होता है, भोजन होता है, तो भोजगढ़ हो जाएगा। अब जैसे ही उसको क्या करता है, खोलता है, तो खो हो जाएगा, और खोलने के बाद देखता है उसमें केवल आधी रोटी थी, तो अधवाड़ हो जाएगा, आधी का मतलब अधवाड़। फिर वो क्या करता है, इतने में वो हर्ष को फोन करता है, जो हर्ष है वो भैंस लेकर आता है। अपने भाई हर्ष को फोन करता है, भाई क्या किया, आज तो रोटी नहीं बेली रे, आधी रोटी आई है इसके अंदर, है या नहीं है। तो फिर हर्ष यानी कि तेज यानी कि भैंस पर बैठ करके आता है, तेज गति, अरे भाई साहब भूखा रह जाए, लारे जाओ, और मैंने कमावे है। तो हर्ष यानी कि दौड़न का ही लेना हुआ, भैंस लेना हुआ। तो हर्ष कौन है, हर्ष सीकर के अंदर है, भैंस लेकर आता है, भैंस पर बैठ करके आता है फटाफट के अंदर, तो बैराज आ जाएगा। अब जैसे ही वो आया, उसने देखा, तो यानी कि वो क्या करने लगा, वो भैंस आई, तो सामने भैंस ने आधी रोटी दे करके बो बो करने लग गई, है या नहीं। तो अगली सारी चोटियां ब पर आएगी, ये देखो, बाबाई, बरवाड़ा, बबाई, बिलानी, ये देखो, ये बाबाई है, और ये है वो ब बाई है। वो बा है, ये ब है, तो ब ब करने लग गई, भैंस ने आधी रोटी देखी, वो क्या करने लग गई, ब ब ब ब करने लग गई। तो ये देखो, बाबाई, बरवाड़ा, बब्बाई, बिल्लाली, बब्बाई, बिल्लाली। इसमें इतने में क्या हुआ, मनोहर को पता चल गया कि यार क्या हुआ, इनके क्या कांड हुआ, पास वाले खेत के अंदर भैंस आई है, बब्बाई करने लग गई है, हर्ष भैंस पर बैठ के आया है, ये सारी, ये देखो कहानी है, आप माइंड के अंदर एक कहानी सेट करो, दो चार बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। अब जैसे अपन देखें क्या भाई, उत्तरी अरावली की चोटियां कौन कौन सी है भाई, उत्तर से दक्षिण में जमाइए, तो आपको भले याद नहीं है, सीधा देख लोगे। रघु है, खेत में काम करने के लिए जाता है, लोहे के बक्से में वो भोजन लेकर जाता है, जैसे ही खोलता है उसमें से आधी रोटी निकलती है। हर्ष को फोन करता है, हर्ष भैंस पर बैठ करके आता है, और वो भैंस आते ही ब ब ब करने लग जाती है। और पास में कौन होता है, मनोहर है, वो पर पास में मनोहर के खेत में काम कर रहा होता है मनोहर। मनोहर को पता चल जाता है, वो बैठा होता है मनोहर, तो है या नहीं है। इसी तरीके से क्या करना है, याद करना है आपको, है नहीं। तो इस तरीके से यदि आप याद करोगे, तो आपको ये चोटियां आराम से याद हो जाएगी। अब देखिए, रघु है तो रघुनाथगढ़ हो जाएगा, बाद में मालखेत है सीकर के अंदर, लोहारगढ़ है झुंझुनू। यदि आपको पूछे कि सीकर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखें रघुनाथगढ़, रीट भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है। यदि आपको पूछे झुंझुनू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लोहारगढ़ आ जाएगा। यदि आपको पूछे जयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, खो आ जाएगा, जयपुर, खो। ये पूछा हुआ है रीट भर्ती परीक्षा 2026 साइंस मैथ के अंदर, ये इनको पूछा था क्रम से जमाने का। अदवाट झुंझुनू की है, बाद में हर सीकर की है, बहराच अलवर की। अलवर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछे, तो अब याद रखना बहराच है। चारों जिलों के मैंने अलग अलग कलर किए है इसमें, कि इन जिलों की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये वाली आ जाएगी। बाबाई जो है वो जयपुर है, और जो बबाई है वो झुंझुनू है। बाबाई, बाबा जी कहाँ है, बाबा जी जयपुर, याद रखना, बाबा जी आए सत्संग करने के लिए जयपुर के अंदर, तो बाबाई जयपुर में है, और बबाई कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है। बिलाली कहाँ है, अलवर के अंदर है, बिलाली। मनोहरपुरा जयपुर, बैराट जयपुर, बैराट कहाँ है, जयपुर। आगे देखो, सरिस्का अलवर, बिचून जयपुर, सिरावास अलवर, मानगढ़ अलवर। मानगढ़ आपने सुना ही होगा। जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ ये दोनों जयपुर के अंदर है, जयगढ़ नाहरगढ़। और अलवर दुर्ग यानी कि जो है वो अलवर के अंदर है। अलवर दुर्ग कहाँ पर है, अलवर के अंदर। देखो, यदि एक कहानी के रूप में चीजों को याद करोगे तो जल्दी याद होगी, वरना मैट्रिक में तो मैं जैसे मान लीजिए बना दिया कि र मा लो भो जो खो अद ह, ये याद तो रहेगा, आधे घंटे 2 घंटे याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। लेकिन कहानी याद करोगे तो कहानी दिमाग में जल्दी सेट होती है। तो इस तरीके से आप ये चोटियां याद कर लीजिए। आगे देखिए, मध्य अरावली। अब बात करेंगे, अपन ने ये अरावली पढ़ रहे थे, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली में ज्यादा टेंशन नहीं है। मध्य अरावली में केवल 2-3 जिले हैं। एक तो याद करना है अजमेर, एक याद करना है ब्यावर, एक तो है अजमेर, एक याद करना ब्यावर। कुछ हिस्सा राजसमंद का आता है, कुछ हिस्सा कहाँ का आता है, राजसमंद का। अजमेर पहले तो अजमेर ही ज्यादा था, ब्यावर नया जिला बन गया तो ब्यावर जोड़ दिया गया, और राजसमंद का कुछ हिस्सा इसमें आता है। 3 चोटियां ही हैं मध्य अरावली में, ज्यादा दिक्कत है नहीं, सबसे पतला है, ये भी याद रहेगा आपको।
विस्तार अजमेर व ब्यावर है, और एक लिख लेना राजसमंद का कुछ हिस्सा, राजसमंद का कुछ हिस्सा। ठीक है। देखिए मेरी राइटिंग लिखने में तो मैं सारा लिख के लेकर आ जाऊँ, आपके सामने लिख लूँ, लेकिन जो अक्षर हैं वो मेरे मोती की तरह हैं, तो फिर वो मोती वाले अक्षर फिर आपको थोड़े कम समझ में आएंगे, इसीलिए फिर ये टाइप करना पड़ता है पूरी क्लासों को, यानी कि मुझे तैयार करना पड़ता है पहले, उसके बाद में साथ में जॉब है तो फिर उसको भी देखना पड़ता है, वहाँ टाइम स्कूल का टाइम है पूरा स्कूल में देना पड़ता है। सरकार पैसे देती है तो वहाँ का जो उपयोग है वो उसमें करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम है, उसमें फिर आपके लिए क्लासें तैयार होती है, इसीलिए सप्ताह में 2-3 क्लास जो हैं वो अपने अपन चाहते हैं कि क्लासें कम आए लेकिन अच्छी आए, आपको अच्छा मैटर मिले, क्योंकि फिर रीडिंग वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आरबीएससी वगैरह की सारी किताबें एनसीईआरटी हैं, इसके अलावा जो ऑथेंटिक किताबें हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वहां से भी अपन सामग्री लेते हैं, तो सारी चीजों को देख करके पढ़ करके फिर समझना, कैसा समझाना, सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो उसमें फिर अपन के सप्ताह में 2-3 क्लास आती है। साप्ताहिक करंट की आप यदि लेना चाहो तो वो जरूर ले लीजिए, और मासिक करंट जो अपने रेगुलर चल रहा है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, और सवाल अच्छे खासे आपको परीक्षा में मिलेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स आपके पूरा अच्छा होगा, और साप्ताहिक में तो सारा आता ही है। प्रतिदिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो अपने नंबर दिए हुए हैं ये वाले, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको हाथों हाथ जोड़ दिया जाएगा उसके अंदर। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, गोरम जी, इसकी यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरम जी, गोरम जी को टोडगढ़ कहते हैं। आपको परीक्षा में गोरम जी नहीं मिलेगा, गोरम जी याद नहीं रखना, आपने याद रखना है टोडगढ़। तो मध्य अरावली की सब ऊंची चोटी पूछे तो टोडगढ़ याद रखना, की याद रखना है, टोडगढ़ याद रखना है। ब्यावर मेन है 934 मीटर है, कितनी है 934 मीटर। बाद में तारागढ़ है, अजमेर मेन 873 मीटर है। रीड साइंस मैथ में पूछ लियो, देख लो तारागढ़ अजमेर। आपके वो सर हैंग चोटी ज पूछी गई, रीड मेन नहीं। छोटी और एक सवाल बढ़ियो, उनमें जगह जगह चोटियां उनमें पूछोड़ी थी वो मैं बताई, उनमें शायद क्रम पूछो था की है कि नहीं है, याद रखना। और नाग पहाड़ जो अजमेर में है, नाग पहाड़गढ़ है अजमेर में, ये 3 चोटियां हैं, टोडगढ़ है, तारागढ़ है, और सब लास्ट में नाग पहाड़ है। याद रह जाइए हो तो, गोरम जी तारा नाग, गोरम जी तारा नाग याद रख दीजो, है कि नहीं है। गोरम जी तारा नाग, नागपाड़ सबसे लास्ट में। नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है साथियों, नागपाड़ से लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी नागपाड़ से निकलती है। यानी कि ये वही तारागढ़ है अजमेर वाला, जहां पर यह रूठी रानी रही थी, राव मालदेव की पत्नी थी जोधपुर के महाराजा की, और वहां पर वो पहले ही दिन शादी करके आए ही थे, और वो रूठ करके यहाँ पर चली गई थी, और वो यहीं पर रही थी इस तारागढ़ के अंदर। तारागढ़ के अंदर कौन रही थी, रूठी रानी रही थी, रूठी रानी। इसे इसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं, यहाँ पर महल बना हुआ है जो तारागढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है ना साथियों, आगे देखिए। अब बात करेंगे दक्षिणी अरावली की। अपन अरावली पढ़ रहे थे, अरावली के अंदर उत्तरी हिस्सा अपन ने पढ़ लिया, फिर मध्य वाले पढ़ी। अब अपन बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण है अपनी दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, इसके बारे में देखें, दक्षिणी अरावली के बारे में देखेंगे। अब आप कहोगे सर इसको कैसे याद करेंगे, इसकी चोटियां तो खूब सारी हैं, कंफ्यूजन हो जाता है सर पहला कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। एक वो प्रचलित ट्रिक भी है, आपने देखी भी होगी और अच्छे से आपने याद भी की होगी, सर ने बताई भी होगी कहीं पर। वो ट्रिक आप याद रखो, गुरु से जय शहर जरा ब्रह्मा, वो कुछ ऐसी है ट्रिक, आप याद करो। ठीक है, नहीं तो मेरा सिस्टम अलग है, मैं अलग तरीके से आपको याद करूंगा कहानी के रूप में। तो कहानी के रूप में कैसे याद करोगे, देखिए ये कहानी को 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु सीकर है। कौन सी है, गुरु सीकर है। तो याद कैसे रखोगे, पहले एक बार ट्रिक देख लें, याद कर लें इनको सबको, और उसके बाद में एक एक के बारे में देख लेंगे सबसे ऊंची कौन सी है, कहां पर है। देखिए, इसमें गुरु शब्द आया है मतलब गुरु जी, मारो याद रख लीजिए, तो घनश्याम जी गुरु जी, घनश्याम जी घूमन गया, घनश्याम जी कट गया, घूमन गया, यानी गुरुजी, गुरुजी सैर करने के लिए गए। सैर का मतलब घूमना होता है। मैं माउंट आबू गया हुआ था, मान लीजिए मैं माउंट आबू गया हुआ था, कहाँ गया था, माउंट आबू, यानी कि घूमने के लिए गया था मैं सिरोही के अंदर। माउंट आबू के अंदर तो सबसे ऊपर गुरु सीकर आ जाएगी। मैं सिरोही पर गुरु सीकर घूमने के लिए गया था, रात रुका था, और वहां पर सुबह मैंने कहा थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, सैर करके आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। तो मैं सैर करने गया तो सेकंड नंबर सैर आ गया। वहां पर क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ गया। मन नहीं पड़ियो, हाँ याद रख जो, अपन रोम बचावे, अपने याद करने वास्ते बता रही हूँ। गुरुजी सैर करने गया, उठ गया वन दिल रो दौरो पड़ गयो, काई पड़ गयो, दिल रो दौरो पड़ गयो, दिल रो दौरो पड़ियो। वह जो उठी हुई गया, वहीं पर सो गए वो तो, है नहीं है। अब गुरुजी सैर करने गए, दिल का दौरा पड़ गया, वहीं पर सो गए। तीन चीजें आपको याद हो जाएगी, और तीनों सबसे ऊंची चोटियां अरावली के, गुरुजी, शहर, और ये दिलवड़ा। अब जैसे ही दिल का दौरा पड़ा, वहां पर आपको पता है जंगलों के अंदर अरावली पूरा जंगल ही है वहां तो, और वहां पर एक जरक घूमता घूमता आया। कौन आया, जरक आया, तो याद रखना जरगा। अब जरक घूमता घूमता आया और गुरुजी के हाथ को काट लिया,
है नहीं है? हाथ या पैर जो भी है, पूरा नहीं काटा, हाथ पैर को काट लिया, ठीक है। अब गुरुजी चल नहीं पा रहे थे, पैर को काट लिया गुरुजी के, अब गुरुजी चल नहीं पा रहे थे, तो अचल, चल नहीं पा रहे थे तो अचलगढ़ आ जाएगी। गुरुजी सैर करने गए थे, दिल का दौरा पड़ गया, इतने में वहां पर जरक आया, और जरक ने क्या किया, गुरुजी के पैर को खा लिया, और गुरुजी चल नहीं पा रहे थे तो अचलगढ़ आ जाएगा। ये रही सिरोही के अंदर। ये जरगा उदयपुर के अंदर, याद रखो, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन, ऐसा याद रखना। जरग कहाँ से आया था, उदयपुर से आया था, घूमते घूमते माउंट आबू पहुंच गया। तो जरग याद रखना, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। अब अचलगढ़ यानी कि वो चल नहीं पा रहे थे, है नहीं है। फिर उनको क्या किया कि वहां से, यानी कि एम्बुलेंस में डाल करके माउंट आबू लाए, फिर वहां से उनको कुंभलगढ़ लेकर गए। कहाँ लेकर गए, कुंभलगढ़ लेकर गए। क्या रास्ते में चलते हैं ऐसे इनको लेकर चलते हैं गुरुजी को। तो गुरुजी सैर करने गए, दिल का दौरा पड़ा वहां पर, यानी कि जब दिल का दौरा पड़ा, सो रहे थे, यानी कि वहां पर जरग आ गया, जरग ने खा लिया, और यानी कि वो चल नहीं पा रहे थे। फिर उनको माउंट आबू लेकर गए, माउंट आबू डॉक्टर ने कहा यहाँ इनका इलाज नहीं होगा, इनको आप कुंभलगढ़ लेकर जाओ, वहां अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। तो फिर वहां पर कहाँ लेकर गए, कुंभलगढ़ लेकर गए। वहां जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने सबसे पहले उनको पैर को धोया। क्या किया, धोया, बढ़िया डिटॉल से साफ किया। तो अगली आ जाएगी धोनिया। क्या आ जाएगी, धोनिया। अब पूरा धो दिया उनको। धोने के बाद तब तक उनके दोस्त भी आ गए, जो साथ वाले मेरे साथ दोस्त थे गुरुजी के साथ में, और गुरुजी के दोस्त भी वहां आ गए। गुरुजी के दोस्त तीन जने थे, जयराम, ऋषि और कमल। कौन थे, एक तो जयराम जी थे, एक ऋषि थे, जयराज जी थे, ऋषि थे और कमल थे, ऋषिकेश थे, और एक थे कमलनाथ। ये तीनों दोस्त आ गए, जयराम, ऋषि और कमल, तीनों याद रखना भाई क्रम से, जय ऋषि कमल। जय ऋषि और कमल भी आ गए। कहा भाई नहीं, इनका इलाज यहाँ नहीं होगा। माउंट आबू से कुंभलगढ़ लेकर आ गए, यहाँ पर यानी कि इनको धो दिया। धोने के बाद जयराज है, ऋषि है, कमल भी आ गए वहां पर। उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे दोस्त का इलाज यहाँ नहीं होगा। तो इनके इलाज करने के लिए अपन कहाँ लेकर जाएंगे, माता जी के दरबार में लेकर जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे, माता जी के दरबार में। अब माता जी के दरबार, कौन सा दरबार ले जाए, पास में जालोर था। क्या भाई ऐसा करते हैं, जालोर चलते हैं सुंदा माता के यहाँ। तो अगली चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी है, वो है सुंदा माता, सुंदा पर्वत जालोर। कितनी है, 991 मीटर। ये देखो। अब सुंदर माता लेकर गए, तब तक गुरुजी जो है वो गाड़ी में बैठे हुए अकड़ बकड़ बम्बे वो कर रहे थे। तो अगला आ जाएगा मकड़, मकड़ मगरा, अकड़ मकड़ याद रखना, मकड़। यानी कि वो बोल रहे थे नहीं मेरा दर्द हो रहा है, अकड़ मकड़, अकड़ बकड़ कर रहे थे, नहीं मेरा दर्द हो रहा है, रह नहीं पाता, तो अकड़ मकड़ से याद रखना मगरा, मकड़, मकड़ मगरा। अब वो क्या हुआ, जैसे ही वहां पर सुंदर माता के मंदिर पहुंचे, तो वहां पर उनको दो सज्जन औरतें मिली। कौन मिली, सज्जन औरतें मिली थी। मंदिर के ऊपर बैठी थी, एक इस साइड में, एक उस, सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, ऊपर दो सज्जन औरतें थी। ठीक है, सज्जनगढ़, अगली आ जाएगी सज्जनगढ़। अब उन दो सज्जन ही जो औरतें थी, उनके नाम भी एक तो स से ही था, तो एक था सायरी और एक था लीला, याद रखें। एक तो थी सायरी और एक है लीला। सायरी से सायरा याद रखना, एक याद रखना लीला से लीलागढ़। शायरी से शायरी और ली से लीलागढ़, याद हो जाएगा। शायरी और लीला वही थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप माता जी के दरबार में जा रहे हो, पहला एक जो माता जी का जो डोरा होता है वो बांध दीजिए। तो अगला जो है, उन्होंने अपने हाथ से एक डोरा बांधा और नाग पानी पिला दिया उनको, नाग का पानी पिलाया। कि भाई ऐसा करो, तैयार हो जाएंगे, टेंशन मत लो। गुरुजी आप सुंदर माता के मंदिर आ गए हो, अकड़ बकड़ करते आए हो, यहाँ आपको दो सज्जन महिलाएं मिल गई हैं, एक तो शायरी मिली है, एक लीला मिली है। उन्होंने सबसे पहले डोरा बांधा हाथ के, और फिर उनको नाग पानी पिला दिया, नाग का पिया हुआ पानी पिलाया, नाग पानी। अगली आ जाएगी नागपण। देखो कोई अन्यथा नहीं लेवे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपन इसको केवल याद करने के हिसाब से देख रहे हैं चीजों को, बाकी सबकी भावनाओं को किसी को ठेस नहीं पहुंचे। नाग पानी पिला दिया और कहा कि भाई माता जी के दर्शन कर लो, बाकी ठीक है, इनको फिर आप क्या करना, उनके गांव ले जाओ गोगुंदा। कहाँ ले जाओ, गोगुंदा। वहां पर इनको बोलना आप ईश्वर की भक्ति करें। क्या करें, ईश्वर की भक्ति करें, तो इसरान आ जाएगी। और रोज जो है वो झाड़ा लगाना है, रोज क्या करना है, झाड़ा लगाना है कोट पहन के। रोज क्या करना है, झाड़ा लगाना है कोट पहन के, बस आप तैयार हो जाओगे। कुछ नहीं है, कहानी सीधी सी थी। गुरुजी सैर करने गए थे, दिल का दौरा पड़ा, वहां पर जरक खा गया। जरक खाने पर उनको माउंट आबू लेकर गए, माउंट आबू में इलाज नहीं हुआ, कुंभलगढ़ लेकर चले गए। कुंभलगढ़ के अंदर उनके दोस्त आ गए थे, एक तो जयराम आ गए थे, एक ऋषि आ गए थे, कमल आ गए थे। उन्होंने कहा यहाँ इनका इलाज नहीं होगा, इनको अपन लेकर जाएंगे पास में माता जी के दरबार में। तो उनको सुंदा माता दरबार में लेकर गए। वहां पर जाने पर रास्ते में गुरु जी के दर्द ज्यादा हो रहा था, उन्होंने अकड़ बकड़ खेलना शुरू कर दिया। वहां जैसे ही पहुंचे, वहां सज्जन दो महिलाएं मिली, एक तो थी सायरी, एक थी लीला। उन्होंने उनके पहले डोरा बांधा, फिर उनको पानी पिलाया और कहा भाई माता जी की कृपा रही, आप तैयार हो जाओ। यहाँ तक अपन पहुंच गए। फिर उनको कहा कि आप अपने गाँव गोगुंदा ले जाओ, और इनको बोलना कि रोज ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर यानी कि इसराना, और रोज करनी है यानी कि रोजा, और जारा लगाना है जारोला, और कोट पहन के लगाना है। कैसे लगाना है, कोट पहन के, तो कोटड़ा हो जाएगी। ये थी सारी दक्षिणी अरावली की क्रम से चोटियां। अब आपको इनमें से कोई भी चोटियों के नाम दे दे, पांच,
5 चोटियों के नाम देते भाई, क्या इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तो हाँ, अवरोही और आरोही एक 2 शब्द आएँगे। एक तो आएँगे अवरोही, कौन-सा आएगा? अवरोही। एक आएगा आरोही। अवरोही का मतलब देखो बड़ा शब्द है और आरोही जो है वो छोटा है। तो बड़ा है इसका मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इसके अंदर बड़े से छोटे की तरफ जाना है। यानी सबसे ऊंची चोटी पहले आएगी, फिर उसके कम बड़ी, फिर उसके कम बड़ी, फिर उसके कम बड़ी। और आरोही का मतलब पहले छोटा शब्द है ना, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले छोटी बड़ी, फिर बड़ी बड़ी, फिर बड़ी बड़ी। ये कौन सा क्रम है? ये जो है वो अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? अवरोही। सबसे पहले बड़ी चोटियां हैं, फिर छोटी की तरफ जाते हुए ऋषभ देव सबसे नीचे आ जाती हैं। वो है 400 मीटर सबसे छोटी चोटी आती है इसके अंदर। याद रखें, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे और आरोही का मतलब छोटे से बड़े। इस तरीके से ये सारी चोटियां आपको याद होनी चाहिए। अब आप सीधा सा बता सकते हो। अब शायरी और लीला में से पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे। क्या भाई? एक तो है सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत, लीलागढ़, सायरा और कोडड़ा। अब आपको बोले तो आप तो सीधे लगा दोगे। पहले सुंदा माता गए तो सुंदा आएगा ऊपर, और सुंदा माता के बाद में शायरी आएगी, शायरी के बाद में लीला आएगी, लीला के बाद में कोट आएगा सबसे नीचे। ये लो, 4 को क्रम से जमा दिया आपने। इनके अंदर पूछे भाई क्या गुरु सीकर है, शेर है, जरगा है, कौन सी आएगी? क्रम से जमा दीजिए, सीधा सा हो जाएगा। जयराज है, ऋषिकेश है, और आपको कमलनाथ पूछ ले और सुंदा दे दे, तो चारों को क्रम से आप दबा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यदि देखो चीजें कहानी के रूप में याद करो, आपको आराम से याद होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछे राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़ है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है। सिरोही की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। बाकी जालोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुंदा पर्वत है। नाम सुना ही होगा सुंदा माता का। रॉपवे भी लगा हुआ वहां पर। अब अपन बात करेंगे प्रमुख दर्रे की। प्रमुख क्लास पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आप बस कमेंट में लिख लीजिए, हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन होगा कि भाई मार साहब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो हम आगे और भी अच्छी मेहनत आपके लिए साथ साथ करते जाएंगे। प्रमुख दर्रे, अब देखिए, जो अपन की अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है। मैं हमेशा ऐसे ही लाइन खींचूंगा अरावली पर्वत, आपको दिशा पता हो जाएगी, इस दिशा से इस दिशा में है। अरावली पर्वतमाला के अंदर जो एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए जो पर्वत पहाड़ होते हैं अरावली के पर्वतमाला के, उसमें यानी कि तंग जो रास्ते होते हैं अरावली पर्वतमाला के अंदर, या ऐसे समझ लीजिए पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश के अंदर एक स्थान से, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए जो तंग रास्ते होते हैं, क्या होते हैं? तंग रास्ते। इनके बीच में रास्ते होते हैं अलग अलग। इधर से आपको इधर जाना है, ये लो। जो तंग रास्ते होते हैं ना, उन्हें कहते हैं दर्रे। क्या कहते हैं? दर्रे। याद हो जाएगा। दर्रे कह दो, या तो कह दो दर्रे, या कह दो नाल। क्या कह दो? नाल। ये दोनों एक ही शब्द है। दर्रे कह दो, नाल कह दो, रास्ता कह दो, कुछ भी है। अरावली पर्वतमाला के अंदर एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए जो बीच में तंग रास्ते होते हैं, तंग रास्ते होते हैं, तंग का मतलब छोटे से होते हैं, दोनों पहाड़ होते हैं, उन रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। अब हम दर्रों के बारे में देखेंगे। उत्तरी अरावली के 2 दर्रे हैं, यानी कि ये अरावली है अपनी, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। ये उत्तरी अरावली में 2 दर्रे याद रखने हैं आपको। 2 दर्रे आएंगे, बस 2 ही दर्रे हैं। याद रखें, एक तो ढूंढी नहीं है, ये ढूंढीमल करना। ढूंढीमल का दर्रा ये रणथंभौर के अंदर है, रणथंभौर। और कुसाली घाट का दर्रा सवाई माधोपुर के अंदर है ये। ढूंढीमल और कुसाली याद रखना, ढूंढीमल और कुसाली। ढूंढीमल कुसाली याद रखें। ढूंढीमल उत्तरी अरावली के 2 दर्रे, ढूंढीमल कुसाली, ढूंढीमल कुसाली। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिणी अरावली के दर्रे, ये किसके याद किए अपन ने? उत्तरी अरावली के दर्रे याद कर लिए। आगे देखिए, दक्षिणी अरावली के दर्रे। पाली के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो सोमेश्वर की नाल है जो देसूरी के निकट है। देसूरी, जीलवा, पगलिया की नाल भी कहते हैं। देसूरी से 4 भुजा राजसमंद को जोड़ती है। ये देखिए, यदि आप राजसमंद में हो, राजसमंद वाले तो इसके कहते हैं झीलवा की नाल। एक ही नाल है, हाँ, दोनों के नाम एक ही है। राजसमंद वाले तो कहते हैं झीलवा की नाल, पगलिया की नाल। और जो पाली वाले कहते हैं उसे कहते हैं देसूरी की नाल या सोमेश्वर की नाल। कौन सी कहते हैं? सोमेश्वर की नाल कहते हैं, या देसूरी की नाल भी कहते हैं। देसूरी या सोमेश्वर की नाल कहते हैं पाली वाले, झीलवा और पगलिया की नाल कहते हैं राजसमंद वाले। यह जो है, यह पाली को राजसमंद से जोड़ती है, पाली को राजसमंद से जोड़ती है। उदयपुर के अंदर, उदयपुर में देखिए फुलवारी की नाल है। उदयपुर में कौन सी है? फुलवारी की नाल है। तो याद रखना, जब अपन ज्यादा फूल वगैरह देखने हैं तो अपन कहाँ जाते हैं? उदयपुर जाएंगे। सौ इसी बाग से वहाँ पानी ज्यादा है, झीलें ज्यादा है, फूल वगैरह ज्यादा होंगे। तो फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसी फुलवारी की नाल से, इसी फुलवारी की जो नाल, ये फुलवारी की नाल ऐसे फैली हुई है, ठीक है ना, ऐसे रास्ता है इसका, ये फुलवारी की नाल है पूरी, ये रास्ता है, ये पूरा घना जंगल है। तो फुलवारी की नाल से 2 नदियां निकलती है, एक तो निकलती है मानसी और एक निकलती है वाकल।
फुलवारी की नाल से दो नदियां निकलती हैं, मानसी और वाकल। मानसी और वाकल क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ी नाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है और कोटड़ा से उदयपुर जाने का रास्ता देती है। एक तरफ कोटड़ा है, एक तरफ उदयपुर है। वैसे उदयपुर जिले के अंदर ही कोटड़ा पड़ता है, लेकिन कोटड़ा जो शहर है वहां से यदि उदयपुर शहर को जाना है तो बीच में यह रास्ता आता है फुलवारी की नाल। तो फूल कहाँ लगाते हैं अपन? कोट के अंदर लगाते हैं अपन। देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखा होगा, कोट में क्या लगाते थे? फूल लगाते थे। तो फुलवारी की नाल कोटड़ा याद रख लेना, कोटड़ा से उदयपुर। उदयपुर के अंदर एक और है केवड़ा की नाल। कौन सी है? केवड़ा फूल है, केवड़ा फूल कौन सा? केवड़े का, याद रखना फूल कौन सा? केवड़े का फूल। तो फुलवारी की नाल और केवड़े का नाल कहाँ पर है? उदयपुर। ये उदयपुर से जयसमंद झील से जोड़ती है, उदयपुर को जयसमंद झील से जोड़ती है। उदयपुर है शहर है, उदयपुर यानी उदयपुर शहर, और जयसमंद झील है, इनको जोड़ती है ये। उदयपुर के अंदर ही है देबारी दर्रा। देबारी तो आपने नाम सुना ही होगा, सीसा सस्ता संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है देबारी के अंदर। कौन सा संयंत्र लगा हुआ है? सीसा सस्ता संयंत्र, सीसा जस्ता संयंत्र लगा हुआ है देबारी के अंदर। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ रास्ता जाता है। ये उदयपुर है, ये उदयपुर है मान लीजिए, और ये चित्तौड़गढ़ इस साइड पड़ता है, ऊपर की साइड पड़ता है ये चित्तौड़गढ़ है, ये उदयपुर है। तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाने का जो रास्ता है वो ये वाला है, देबारी की दर्रे, देबारी दर्रे से होकर जाना पड़ता है। सलूम्बर जिला है, ये नया जिला है सलूम्बर। इसमें एक है हाथी दर्रा और एक है ढेबड़ दर्रा। याद रखें, सलूम्बर के अंदर कौन कौन से जिले हैं? हाथी दर्रा और ढेबड़ दर्रा। हाथी दर्रा उदयपुर से सिरोही जाने का रास्ता है, ये उदयपुर है और इधर सिरोही है, तो उदयपुर से सिरोही जाने का रास्ता है। ये तो हो गया चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सिरोही, सिरोही जाने का रास्ता है। एक है ढेबड़ दर्रा, ये गोमती नदी निकलती है। ढेबड़ दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। यदि नदियों वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा ढेबड़ दर्रा, उसमें विस्तार से बताएंगे। अब है राजसमंद। राजसमंद के अंदर कौन सा है? हाथीगुड़ा की नाल है। हाथीगुड़ा की नाल कहां पर? देखो, ये तो है हाथी दर्रा, याद रखें साथियों, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो है हाथी दर्रा, हाथी दर्रा याद रखना सलूम्बर, सलूम्बर। और ये हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, ये है राजसमंद के अंदर। कहां पर है? गुड़ा राजसमंद, याद रखना हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद। ये राजसमंद से पाली जाने का रास्ता है। सिरोही के अंदर है बोरांग दर्रा। सिरोही के अंदर कौन सा है? वो रांग दर्रा है। और आबू से उदयपुर जाने का, माउंट आबू से उदयपुर जो आप जाते हैं वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं। अगला देखिए, अब है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ये राजसमंद आ गया, अजमेर के अंदर जो है वो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं और मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा झालोर के अंदर है। कहाँ पर है? झालोर के अंदर है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? झालोर के अंदर है। उसी क्षेत्र में डोरा पर्वत है, रोजा है, इसराना है, जारोल पहाड़ है। ये सारा पूछे तो ये इसी के अंदर आती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के ही हिस्से हैं। कुकड़ा की पहाड़ियां, कुकड़ा की पहाड़ियां भीम के अंदर है, भीम राजसमंद के अंदर पड़ता है। भीम कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर, भीम तहसील है ये, भीम तहसील है राजसमंद के अंदर। कुकड़ा की ना पहाड़ियां, कुकड़ा भीम, याद रखना, कुकड़ा भीम। यानी कि जो भीम जो थे, यानी बहुत बड़े थे शरीर के अंदर, तो हर एक को आदमी को ऐसे कुकड़े की तरह उठा लेते थे। कुकड़ा होता है ना टाबर, उसकी तरह उठा लेते। तो कुकड़ा कहाँ है? भीम के अंदर, याद रखना। सारण की पहाड़ियां पाली के अंदर है। सारण की पहाड़ियां यानी कि आपने रावचंद्र सेन का नाम सुना होगा, तो उन्होंने जो युद्ध लड़े थे वो सारण की पहाड़ियों के अंदर भी लड़े थे। तो सारण की पहाड़ियां पाली, याद रखना। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़, याद रखें, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़। कोटा जो झालावाड़ राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला कोटा, ये रहा कोटा, झालावाड़, या वाला, ये हिस्सा, यहाँ पर है मुकुंदरा की पहाड़ियां। बरवाड़ा की पहाड़ियां, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। बरवाड़ा, बरवाड़ा से याद हो जाएगा चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कई बार नाम सुना होगा, सवाई माधोपुर। पीटमांड का मैदान देवगढ़ के समीप है, ये बनास वैसीन के अंदर, देवगढ़ राजसमंद में है, कई बार नाम आया है देवगढ़ का, देवगढ़ राजसमंद के अंदर है। यहाँ पर जो मैदान है उसे कहते हैं पीटमांड का मैदान। आगे है गिरवा, ये तस्तरी नुमा पहाड़ियां उदयपुर के चारों तरफ है। तस्तरी नुमा फैली हुई है, उसी उदयपुर के चारों तरफ फैली हुई है, और तस्तरी नुमा है, उदयपुर शहर के चारों तरफ है तस्तरी नुमा। ऐसे याद रखें, तस्तरी नुमा ऐसे है, नहीं है, ऐसे याद रखना, ये तस्तरी नुमा है ऐसे। ये ऐसे अपन ने स्तूप पढ़े थे पिछले वीडियो के अंदर, पढ़े होंगे, बरखान वाला स्तूप है, नहीं है? ये तस्तरी नुमा है, चारों तरफ से उदयपुर को घेरे हुए हैं। भाकर, पूर्वी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां होती है, जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां होती है, सीधा ढाल होता है, उन्हें कहते हैं भाकर। क्या कहते हैं? भाकर। सिरोही के अंदर, भाकर कहाँ है? सिरोही के अंदर। मगरा, मगरा कहते हैं उदयपुर का दक्षिणी पश्चिमी जो पर्वतीय प्रदेश है उसे मगरा कहते हैं। हिरण मगरी, मोती मगरी और मछली मगरी,
हिरणमगरी आपने उदयपुर गए होंगे कभी, कभी एग्जाम वगैरह सेंटर आया होगा या भविष्य में आ सकता है, ध्यान रखें। ये हिरणमगरियाँ, वहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं और उन पर मकान बने हुए हैं, बस्तियाँ बनी हुई हैं। तो उन्हें कहते हैं हिरणमगरी है, मोती मगरी है, मछली मगरी है। ये कहाँ पर है? सभी उदयपुर के अंदर है। रेल मगरा राजसमंद। रेल मगरा कहाँ है? राजसमंद। याद रखना, राजा साहब जो किससे हैं वो रेल से आते थे पहले। पहले राजा साहब किससे आते थे? रेल से। तो रेल मगरा राजसमंद। बेल मगरा कहाँ पर है? सिरोही। बेल मगरा सिरोही। क्या अब तुझे तो बेल नहीं मिलेगी? तुझे तो बेल नहीं मिलेगी क्योंकि तूने मेरे सिर के अंदर मारी है। तो सिर के अंदर मारते हैं सीधी जेड़ होती है, बेल नहीं मिलती है, याद रखें। बेल मगरा कहाँ है? सिरोही के अंदर, सिर में मारी थी बेल। बेल नहीं मिलेगी, सिरोही। याद रखें। गिरवा उदयपुर याद हो जाएगा। गिरवा उदयपुर याद हो जाएगा। पीडमान देवगढ़ याद रखना। बरवाड़ा सवाई माधोपुर हो जाएगा। मगरा उदयपुर में कहते हैं और भाकर सिरोही में कहते हैं। और रेल मगरा राजसमंद है और बेल मगरा सिरोही के अंदर। आगे देखिए। मेवल। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है उसे मेवल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ये देखो, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये है, यहां पर है मेवल। ओके। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है वो छप्पन का मैदान है। 56 गांवों का समूह है, छप्पन का मैदान। भूमठ। उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर और सिरोही का जो पर्वतीय प्रदेश है उसे कहते हैं भूमठ। ये देखो, ये उदयपुर, उदयपुर है, ये सलुम्बर आ गया इधर, और सिरोही का ये वाला जो क्षेत्र है ये भूमठ कहलाता है। बीजासन पहाड़, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, ये कई बार पूछा हुआ साथी है। बीजासन का पहाड़ कहाँ पर है? मांडलगढ़ के अंदर है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। बीज, बीज भील याद रखना, बीज भील। सुंडा पर्वत जालोर के अंदर है। आबूर्द पर्वत सिरोही के अंदर है, आबू का पर्वतीय क्षेत्र है। मालानी पर्वत जालोर और बालोतरा और बाड़मेर का जो भाग है ये वाला, चलो ये बाड़मेर आ गया, जालोर आ गया, ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये सर। घूघरा घाटी नाम सुना होगा, घूघरा घाटी। अपने तो खूब फेटो पड़े घूघरा घाटी हूँ। आरपीएससी रो मुख्यालय है उठे घूघरा घाटी रे मैंने। आरपीएससी, आरपीएससी रो मुख्यालय है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग रो मुख्यालय है। नौसर घाटी कट है, अभी अजमेर में है। जिंदोली घाटी कट है, अलवर में है। यानी कि कोई आदमी कहे कि मन थे वर बनावो, बींद बनावो, वर बनावो, तो इस मैं जिंदो रेहूला, नहीं मैं तो मारा जाऊं है। नहीं तो वर बनाओगे तो ही मैं जिंदा रहूंगा। जिंदोली याद रखना। चीरवा की घाटी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। चीरवा की घाटी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कुक्कर घाटी कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर है। कहाँ पर है? रणथंभौर के रण के अंदर, यानी कि सबको कुकरियों की तरह कुचल दिया है या नहीं है? हाँ। काली घाटी कहाँ पर है? सरिस्का के अंदर है। काली घाटी सरिस्का, सरिस्का याद रखें। काली घाटी सरिस्का के अंदर है। आगे देखिए। एक है अरावली हरित विकास परियोजना। अरावली हरित विकास परियोजना, ये दो एग्जाम में पूछी गई है। रीट भर्ती परीक्षा 2026 के अंदर L1 का जो पेपर हुआ था, लेवल 1 एसटीसी वालों का, उसमें भी सवाल आया था, और साइंस मैथ का जो पेपर हुआ था उसमें भी सवाल आया था। तो दो सवाल अभी हाल ही की रीट भर्ती परीक्षा में यहाँ से पूछ लिए। अरावली हरित विकास परियोजना है, 250 करोड़ की है। ये 250 करोड़ की लागत से मिल रही है। 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में जो अच्छे से अपन को वृक्षारोपण करना है, और 550 किलोमीटर की लंबाई के अंदर, 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की टोटली लंबाई है। तो पूरी अरावली पर्वतमाला के अंदर चलेगी। राजस्थान सरकार की है। अरावली का पुनरुद्धार करना है, वापस अरावली को यानी कि अपन को जगाना है, यानी कि इसको अरावली को विकसित करना है, पेड़ पौधे लगा करके इसको बढ़ता पूरा हरा भरा करना है। उसके लिए अरावली हरित विकास परियोजना अपन ने शुरू की है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बीच में गाइडलाइन आई थी नवंबर के अंदर, देखा होगा, अक्टूबर नवंबर शायद, नवंबर दिसंबर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, वो कहती है 100 मीटर से जो कम पहाड़ियां हैं उनको अपन जो है वो अरावली में नहीं गिनेंगे। अरावली में नहीं गिनेंगे उनमें, यानी कि उनकी परिभाषा जो उन्होंने दी थी। लेकिन फिर खूब हंगामा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट को यानी कि इस पर थोड़ी बहुत रोक लगानी पड़ेगी। नहीं, हमने जो कहा वो इनका गलत अर्थ निकाला गया है। ये सारी चीजें उस समय खूब कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। तो आपको ध्यान रखना, अरावली है तो हम हैं, हम हैं। अरावली नहीं होगी तो हम भी नहीं रहेंगे। राजस्थान के अंदर इतना फिर रेतीला मरुस्थल आ जाएगा, न तो पेड़ पौधे न पानी, कुछ नहीं होगा। पूरा राजस्थान यानी कि जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। आगे देखिए। मरुस्थलीकरण को रोकता है, ये जल निकायों को पुनर्जीवित करना ये इनके उद्देश्य है। सिरोही से अलवर तक जो है ये परियोजना फैली हुई है। बजट 250 करोड़, रिमोट सेंसिंग से यानी कि और जीआईएस तकनीक के द्वारा इसकी पूरे की निगरानी की जाएगी। आगे देखें। अरावली हरित विकास परियोजना पढ़ लिया। आगे है, कुछ और तथ्य देखें अपन इसके बारे में। अब देखिए, एक स्लाइड शायद आई नहीं है, उसमें कुछ चीजें जो जापान के सहयोग से एक अरावली विकास परियोजना शुरू की गई है। अरावली हरित विकास अलग है, और एक अरावली अरावली विकास परियोजना है।
अरावली विकास परियोजना, वो इसमें स्लाइड आई नहीं है। मैं जब पीडीएफ भेजूंगा आपको तो उसमें आ जाएगा सारा लिखा हुआ, वो आप उसमें से देख लेना। मैं पढ़ा देता हूँ अभी यहाँ पर। अरावली विकास परियोजना है और यह किसके सहयोग से की गई है? जापान के सहयोग से शुरू की गई है। जापान के सहयोग से शुरू की गई है, ये थोड़ा उसमें देखें आप, ठीक है ना। ये उसमें मैं स्लाइड भेजूंगा आपको अपने टेलीग्राम पर, तो उसमें आपको पूरी मिल जाएगी आपको। गुरु शिखर माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए, यदि अपन भारत की बात करें साथियों, यदि अपन भारत की बात करें, भारत के अंदर यदि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला और यहाँ पर हिमालय है, तो ये कहता है कि ये हिमालय, इस हिमालय पर्वतमाला और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में सबसे ऊंची जो जगह है वो अपनी माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इन दोनों के बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सिरोही के अंदर। गुरु शिखर को कर्नल टॉड ने संतों का शिखर कहा है। संतों का यानी कि यहाँ पर खूब संत महात्मा आते हैं, भजन संध्या वगैरह करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अरावली में सीसा, जस्ता, लोहा, पन्ना, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं। ये अभी रीट भर्ती परीक्षा में सवाल आया था, ये रीट में पूछा हुआ है, रीट 2026 में देख लेना आप। ये एक पेपर में शायद था ये सवाल। सीसा, जस्ता, लोहा, पन्ना, मैग्नीज पाया जाता है। इंसेलबर्ग क्या होता है? गोल व सपाट सीट्स वाली खड़ी ढलान की पहाड़ियों को इंसेलबर्ग कहते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ी है, यदि आपके गोल है ऊपर से, ये है, या फिर ऐसी सपाट वाली ये पहाड़ी है। ऐसे इसको पठार कहते हैं, लेकिन ये जब पहाड़ी इस छोटे रूप में होती है पहाड़ी कहते हैं। तो गोल और ये सपाट वाली जो है वो खड़ी ढलान की, इनकी खड़ी ढलान होती है सीधी। खड़ी ढलान की जो पहाड़ियां होती हैं उनको कहते हैं इंसैलबर्ग। चित्तौड़गढ़ का किला किस पहाड़ी पर है? मेसा के पठार पर है। किस पर है? मेसा के पठार पर है। इस तरीके से अपने बहुत ही विस्तृत तरीके से और बिल्कुल जीरो से लगा करके, चाहे पहली बार जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो हो, चाहे पुराना स्टूडेंट हो, सबके हिसाब से मैंने इस टॉपिक को क्लास को लिया। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी और पूरी अरावली पर्वतमाला जो है वो अपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसके अंदर पड़ी है और यहाँ से आपके प्रश्न शायद बाहर जाने के चांस नहीं हो, ऐसी अपन आशा भी करते हैं और विश्वास भी दिला देता हूँ आपको। और इसके अलावा आपको यदि क्लास पसंद आई है तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो आप कर सकते हैं। और अगली क्लास के लिए भी आप जुड़े रहें, बहुत ही जल्द अगली क्लास भी आपको मिलेगी। उसमें अपन पूरी मैदानी जो प्रदेश हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। दूसरी चीज़, तब तक क्लासें खत्म होती हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबसे बड़ी चीज़ सकारात्मक रहते हुए अपनी पढ़ाई को एक नई दशा व दिशा प्रदान कराएँ। देखिए, मैंने शुरुआत के अंदर भी बोला था समय महत्वपूर्ण है, इसको आप यानी कि इंस्टाग्राम रीलों के चक्कर में वेस्ट नहीं करें। आपको बाद में पता चलेगा कि यदि उस समय 2 साल आपने उपयोग कर लिए होते तो उन भर्तियों के अंदर अपना सिलेक्शन हो जाता। आगे भर्ती परीक्षाएँ भी आ रही हैं, तो उस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। एक भाई के नाते मेरा कहने का फ़र्ज़ था और आपका भी एक भाई के नाते और बहन के नाते यह एक एक्सेप्ट करने का है कि भई हम रील देखें, कोई नहीं, घंटा आधा घंटा देख लिया रोज़ का, लेकिन बाकी आपका जब पढ़ाई करने बैठो तो पूरा 100% आपका फ़ोकस जो है वो पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है? तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद।